साड़ियाँ लौटाकर और कमला प्रसाद को प्रसन्न करके भी पूर्ण का मनोरथ पूरा न हो सका। वह उस संदेह को जरा भी न दूर कर सकी जो सुमित्रा के हृदय पर किसी हिंसक पशु की भांति आरूढ़ हो गया था। बेचारी दोनों तरफ से मारी गई। कमला तो नाराज हो ही गया था, सुमित्रा ने भी मुंह फुला लिया। पूर्णा ने कई बार इधर उधर की बातें करके उसका मन बहलाने की चेष्टा की, पर जब सुमित्रा की तैयारियां बदल गई और उसने झिड़क कर कह दिया, इस वक्त मुझसे कुछ न कहो पूर्णा, मुझे कोई बात नहीं सुहाती। मैं जन्म से ही अभागिनी हूँ, नहीं तो इस घर में आती ही क्यों? तुम आती ही क्यों? तुम आई तो समझी थी और कुछ न होगा तो रोना ही सुना दूंगी, पर बात कुछ और ही हो गई। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरे भाग्य का दोष है। इस वक्त जाओ, मुझे जरा एकांत में रो लेने दो। तब पूर्णा को वहाँ से उठ जाने के सिवा और कुछ सूझ न पड़ा। वह धीरे से उठकर दबे पांव अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा एकांत में रोई हो या न रोई हो, पर पूर्णा अपने दुर्भाग्य पर घंटों रोती रही। अभी तक सुमित्रा को प्रसन्न करने की चेष्टा में वह इस दुर्घटना की कुछ विवेचना कर न सकी। अब आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती हुई इन सारी बातों की मन ही मन आलोचना करने लगी। कमला प्रसाद क्या वास्तव में एक साड़ी उसके लिए लाए थे? क्यों लाए थे? एक दिन छोड़कर तो वह फिर कभी कमला प्रसाद से बोली तक नहीं थी। उस दिन भी वह स्वयं कुछ न बोली थी, कमला प्रसाद की ही बातें सुन रही थी। हाँ, उससे अगर भूल हुई तो यही कि वह वहाँ आने पर राजी हो गई, लेकिन करती क्या? और अवलंबन ही क्या था? कोई आगे पीछे नज़र भी तो ना आता था। आखिर जब इन्हीं लोगों का दिया खाती थी तो यहाँ आने में कौन सी बाधा थी? जब से वह यहाँ आई थी उसने कभी कमला से बातचीत नहीं की। फिर कमला ने उसके लिए रेशमी साड़ी क्यों ली? वह तो कृपण है, यह उदारता उसके कहाँ से आ गई? सुमित्रा ने भी तो साड़ियाँ न मांगी थी। अगर उसके लिए साड़ी लानी थी तो मेरे लिए लाने की क्या ज़रूरत थी? मैं उनकी ननद नहीं, देवरानी नहीं, जेठानी नहीं, केवल आश्रय हूँ। यह सोचते सोचते सहसा पूर्णा को एक ऐसी बात सूझ गई जिसकी संभावना की वह कभी कल्पना भी न कर सकी थी। वह ऐसी कांप उठी मानो कोई भयंकर जंतु सामने आ गया हो। उसका सारा अंतःकरण, सारी चेतना, सारी आत्मा मानो अंधकार शून्य में परिणत हो गई, जैसे एक विशाल भवन उसके ऊपर गिर पड़ा हो। कमला प्रसाद उसी के लिए तो साड़ी नहीं लाए और सुमित्रा को किसी प्रकार संशय न हो, इसलिए वैसी ही एक साड़ी उसके लिए भी लेते आए। अगर यह बात है तो महान अनर्थ हो गया। ऐसी दशा में क्या वह एक क्षण भी घर में रह सकती है? वह मजदूरी करेगी, आटा पीसेगी, कपड़े सिएगी, भीख मांगेगी, पर यहाँ न रहेगी। यही संदेह इतने दिनों सुमित्रा को उसकी सहेली बनाए हुए था। यदि ऐसा था तो सुमित्रा ने उसे स्पष्ट क्यों न कह दिया? और क्या पहले ही दिन से उसे बिना किसी कारण के यह संदेह हो गया? क्या सुमित्रा ने मेरे यहाँ आने का
आशय ही कथित समझा? क्या उसके विचार में मैं प्रेम कीड़ा करने के लिए आई और लाई गई? इसके आगे पूर्णा और कुछ न सोच सकी। लंबी ठंडी गहरी सांस खींचकर वह फर्श पर लेट गई, मानो यमराज को आने का निमंत्रण दे रही हो। हे भगवान, वैधव्य क्या कलंक का दूसरा नाम है? लेकिन इस घर को त्याग देने का संकल्प करके भी पूर्णा निकल न सकी। कहाँ जाएगी? आ ही कहाँ सकती है? इतनी जल्दी चला जाना क्या इस लांछन को और भी सुदृढ़ न कर देगा? विधवा पर दोषारोपण करना कितना आसान है। जनता को उसके विषय में नीची से नीची धारणा करते देर नहीं लगती। मानो कुवासना की वैधव्य की स्वाभाविक वृत्ति है। मानो विधवा हो जाना मन की सारी दुर्वासनाओं, सारी दुर्बलताओं का उमड़ आना है। पूर्णा केवल करवट बदल कर रह गई। भोजन करने जाते समय सुमित्रा पूर्णा को साथ ले लिया करती थी। आज भी उसने आकर कमरे का द्वार से पुकारा। पूर्णा ने बड़ी नम्रता से कहा, बहन, आज तो मुझे भूख नहीं है। सुमित्रा ने फिर आग्रह नहीं किया, चली गई। 12 बजे के पहले तो कमला प्रसाद कभी अंदर सोने न आते, लेकिन आज 1 बज गया, 2 बज गए, फिर भी उसकी आहट न मिली। यहाँ तक कि 3 बजे के बाद उसके कानों में द्वार बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। सुमित्रा के अंदर आने से किवाड़ बंद कर लिए थे। कदाचित अब उसे भी आशा न रही, पर पूर्णा अभी तक उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ तक कि शेष रात भी इंतज़ार में कट गई। कमला प्रसाद नहीं आए। अब समस्या जटिल हो गई। सारे घर में इसकी चर्चा होगी। जितने मुंह हैं उतनी ही बातें होंगी और प्रत्येक मुख से उसका रूप और आकार कुछ बड़ा होकर ही निकलेगा। उन रहस्यमय फुसकियों और संकेतों की कल्पना करके तो उसका हृदय मानो बैठ गया। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान, तुम ही अब मेरे अवलंब को, मेरी लाज अब तुम्हारे ही हाथ है। पूर्णा सारे दिन कमला से 2-4 बातें करने का अवसर खोजती रही, पर वह घर में आए ही नहीं और मर्दानी बैठक में वह स्वयं संकोचवश न जा सकी। आज इच्छा न रहते हुए भी उसे भोजन करना पड़ा। उपवास करके लोगों को मनमानी आलोचनाएं करने का अवसर वह क्यों देती? यद्यपि सुमित्रा ने इन दोनों दिनों से उसकी ओर आंख उठाकर देखा भी नहीं, किंतु आज संध्या समय पूर्णा उससे पास जाकर बैठ गई। सुमित्रा ने कहा, आओ बहन, बैठो। मैंने तो आज अपने दादाजी को खत लिख दिया है कि आकर मुझे ले जाए। यहाँ रहते रहते भी उब गया। पूर्णा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं भी चलूँगी। यहाँ अकेली कैसे रहूँगी? सुमित्रा, नहीं, दिल लगी नहीं करती बहन। यहाँ आए बहुत दिन हो गए, अब जी नहीं लगता। कल महाशय रात भर गायब रहे। शायद समझते होंगे कि मनाने आती होगी, मेरी बला जाती।
मैंने अंदर से द्वार बंद कर लिए। पूर्णा ने बात बनाई, बेचारे आकर लौट गए होंगे। सुमित्रा, मैं सो थोड़ी ही गई थी, वह इधर आए ही नहीं, समझा होगा मना कर ले जाएगी। यहाँ किसे गरज पड़ी थी? पूर्णा मना लाने में कोई बड़ी हानि तो नहीं थी। सुमित्रा, कुछ नहीं, लाभ ही लाभ था। उनके आते ही चारों पदार्थ हाथ बांधे सामने आ जाते। यही चार पूर्णा, तुम तो हंसी उड़ाती हो। पति किसी कारण रूठ जाए तो क्या उसे मनाना स्त्री का धर्म नहीं है? सुमित्रा, मैं तो आप ही कहती हूँ भाई। स्त्री पुरुष के पैरों को जूते के सिवा और है ही क्या? पुरुष चाहे जैसा हो, चोर हो, ठग हो, व्यभिचारी हो, शराबी हो, स्त्री का धर्म है उसकी चरण रज धोकर पिए। मैंने कौन सा अपराध किया था जो उन्हें मनाने जाती? जरा यह भी तो सुनो। पूर्णा, तुम्हें अपने दिल में सोचो। सुमित्रा, खूब सोच लिया। आप जैसे की चीज हो तभी भूल भी न जाए। 10-5 रुपये तो कई बार मांगने फिर मिलते हैं। 2-2 रेशमी साड़ियाँ लाने की कैसे हिम्मत पड़ गई? इसमें क्या रहस्य है? इतना तो तुम भी समझ सकती हो। अब ठीक हो जाएंगे। पूछो, अगर ऐसे ही बड़े छैला हो तो बाजार में क्यों नहीं मुंह काला करते? या घर ही में कंपा लगाने की शिकारी हो? मुझे पहले ही शंका थी और कल को उन्होंने अपने मन भाव प्रकट होकर दिया। पूर्णा ने जरा भौवें चढ़ाकर कहा, बहन, तुम कैसी बातें करती हो? एक तो ब्राह्मणी, दूसरे विधवा, फिर नाते से बहन। मुझे यह क्या कुदृष्टि से देखेंगे? फिर उनका कभी ऐसा स्वभाव नहीं रहा। सुमित्रा पान लगाती हुई बोली, स्वभाव की ना कहीं पूर्णा। स्वभाव किसी के माथे पर नहीं लिखा होता। जिन्हें तुम बड़ा संयमी समझती हो, यह छुपे रुस्तम होते हैं। उनका तीर मैदान में नहीं घर में चलता है। मगर हाँ, इनमें एक बात अच्छी है, अगर आज बीमार पड़ जाऊं तो सारा क्रोध हवा हो जाए। दौड़े चले आएंगे, फिर तुत्कारी भी हो तो न हटे। पूर्णा तो आज क्यों नहीं बीमार पड़ जाती? सुमित्रा, जरा 2-4 दिन जला तो लूं। अकेले लाला को नींद नहीं आती। करवटें बदल कर सवेरा करते होंगे, इसी से तो मुझे जाने नहीं देते। पूर्णा, बड़ी निर्दयी हो बहन, आज चली जाना, तुम्हें मेरी कसम। पर सुमित्रा इतनी आसानी से मानने वाली न थी। आज की रात भी यूं ही गुजर गई। पूर्णा सारी रात आहट लेती रही। कमला प्रसाद न आए। इसी तरह कई दिन गुजर गए। सुमित्रा का अब कमला प्रसाद की चर्चा करते दिन बीतता था। उनकी सारी बुराइयां उसे विस्मृत होती जाती थी। सारे गिले और शिकवे भूलते जाते थे। वह उनकी स्नेहमयी बातें याद कर कर के रोती थी, पर अभी तक मान का बंधन न टूटा था। क्षुधा से व्याकुल होने पर भी क्या किसी के सामने हाथ फैलाना सहज है? रमणी का हृदय अपनी पराजय स्वीकार न कर 10-12 दिन बीत गए थे। एक दिन आधी रात के बाद पूर्णा को सुमित्रा के कमरे का द्वार खुलने की आहट मिली। उसने समझा शायद कमला प्रसाद आए हैं।
अपने द्वार पर खड़ी होकर इंझाकने लगी। सुमित्रा अपने कमरे से दबे पांव निकलकर इधर उधर सशंक नेत्रों से ताकती मर्दाने कमरे की ओर चली जा रही है। पूर्णा समझ गई, आज रमनी का मान टूट गया। बात ठीक थी। सुमित्रा ने आज पति को मना लाने का संकल्प कर लिया था। वह कमरे से निकली, आंगन को भी पार किया, दलान से भी निकल गई, पति द्वार पर भी जा पहुंची। वहां एक क्षण तक खड़ी सोच रही थी, कैसे पुकारूं। सहसा कमला प्रसाद के खांसने की आवाज़ सुनकर वह भागी, बेतहासा भागी और अपने कमरे में आकर ही रुकी। उसका प्रेम पीड़ित हृदय मान का खिलौना बना हुआ था। रमनी का मान अजेय है, अमर है, अनंत है। पूर्णा अभी तक द्वार पर खड़ी थी। उसे इस समय अपने सौभाग्य के दिन की एक घटना याद आ रही थी, जब वह कई दिन के मान के बाद अपने पति को मनाने गई थी और द्वार पर से ही लौट आई थी। क्या सुमित्रा भी द्वार पर ही से तो न लौट आएगी? वह अभी यही सोच रही थी कि सुमित्रा अंदर आती हुई दिखाई दी। उसे जो संशय हुआ था वही हुआ। पूर्णा के जी में आया कि जाकर सुमित्रा के पीछे क्या हुआ, तुम उनसे कुछ बोली या बाहर ही से लौट आई? पर इस दशा में सुमित्रा से कुछ पूछना उचित न जान पड़ा। सुमित्रा ने कमरे में जाते ही दीपक बुझा दिया, कमरा बंद कर लिया और सो रही। किंतु पूर्णा अभी तक द्वार पर खड़ी थी। सुमित्रा की वियोग व्यथा कितनी दुखद हो रही है, यह सोचकर उसका कोमल हृदय द्रवित हो गया। क्या इस अवसर पर उसका कुछ भी उत्तरदायित्व न था? क्या इस भांति तटस्थ रहकर तमाशा देखना ही उसका कर्तव्य था? इस सारी मान लीला का मूल कारण तो वही थी। तब वह क्या शांत चित्त से दो प्रेमियों को वियोगाग्नि में जलते देख सकती थी? कदापि नहीं। इससे पहले भी कई बार उसके जी में आया था कि कमला प्रसाद को समझा बुझाकर शांत कर दे, लेकिन कितनी ही शंकाएं उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। आज करुणा ने उस शंकाओं का शमन कर दिया। वह कमला प्रसाद को मनाने चली। उसके मन में किसी प्रकार का संदेह न था। कमला को वह शुरू से ही अपना बड़ा भाई मानती थी। भैया कहकर पुकारती। फिर उसे उसके कमरे में जाने की ज़रूरत ही क्या थी? वह कमरे के द्वार पर खड़ी होकर उसे पुकारेगी और कहेगी, भाभी को ज्वर हो आया है, आप जरा अंदर चले आइए। बस यह खबर पाते ही कमला दौड़े अंदर चले जाएंगे। इसमें इसे लेस मात्र भी संदेह नहीं था। 3 साल के वैवाहिक जीवन का अनुभव होने पर भी वह पुरुष संसार से अनभिज्ञ थी। अपने मामा के छोटे से गांव में उसका बाल जीवन बीता था। वह सारा गांव उसे बहन या बेटी कहता था। उस कुत्सित वासनाओं से रहित संसार में वह स्वच्छंद रूप से खेत खलिहान में विचरा करती थी। विवाह भी ऐसे पुरुष से हुआ जो जवान होकर भी बालक था।
जो इतना लज्जाशील था कि यदि मोहल्ले की कोई स्त्री आ जाती तो अंदर कदम न रखता। दोस्तों, यह कहानी प्रेमचंद्र की प्रतिज्ञा से ली गई है। आप सबको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं आप सबके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी। धन्यवाद।